और हम बात करते हैं ड्रॉप की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट्स अ गैम्बल। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के मुंह से भी सुना है कि नहीं नहीं, मल्टीपल ड्रॉप्स तो जुआ होता है, गैम्बल होता है। हाँ, गैम्बल होता है, सही बात है। लेकिन अगर आप इस लॉजिक से जाओगे तो हर वो इंसान जो अपना करंट कंफर्ट को दांव पे लगाता है ताकि वो अपने फ्यूचर के ड्रीम्स को अचीव कर सके, वो हर इंसान गैम्बल खेल रहा है। सिर्फ वही गैम्बल नहीं खेल रहा जो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहा, बाकी हर इंसान गैम्बलर है। अगर आप इस लॉजिक से, इफ यू गो बाय दिस लॉजिक। अब इस गैम्बल में क्या होता है? इस गैम्बल में आप अपना 1 साल की मेहनत, 1 साल का इन्वेस्टमेंट, इमोशनल, फाइनेंशियल दोनों लगाते हो इस गैम्बल में, और आप क्या जीतने की उम्मीद करते हो? आपकी लाइफ का ड्रीम। अगर बिगड़ा तो साल, और अगर बनी तो जिंदगी। बस यही कैलकुलेशन है ना जिसके बेसिस पे हम ड्रॉप में जाते हैं कि ये जितने भी ऊपर वाले ऑप्शन है इन सबसे ऊपर जाने का मेरे पास एक मौका है, राइट? सोसाइटी ऊपर नीचे के फॉर्म में ही देखती है, इसलिए मैंने भी ऊपर नीचे के फॉर्म में बोल दिया। हालांकि कोई भी फील्ड खराब नहीं होता, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता। आप किसी भी प्रोफेशन में यू कैन बी द गोल्ड ऑफ दैट प्रोफेशन, यू कैन सेट द गोल्ड स्टैंडर्ड्स की ऐसा होना चाहिए। इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। ड्रॉप तो ले लूं, पर ड्रॉप से पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं मेरे मन में। तो चलो पहले उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस कर लिया है, मैंने बहुत सारा पढ़ लिया है। अब तो लगता है कि अब जाऊंगा भी तो पढ़ूंगा क्या। सबसे पहले आप इस चीज़ को सुनो, या फिर मेरे बहुत सारे साल खराब हो चुके हैं, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को सुनो कि एक्सपीरियंस को आज के बाद आप अपने नंबर ऑफ ड्रॉप्स के फॉर्म में कैलकुलेट करना बंद कर दो। एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है आपकी एबिलिटीज़ के फॉर्म में। एबिलिटीज़ पे हम आएंगे। एक्सपीरियंस सबसे पहले कैलकुलेट होता है आपकी एबिलिटीज़ के फॉर्म में, आप कितने ज़्यादा एबल हो। अगर किसी 12th की एबिलिटी आपसे ज़्यादा है तो वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भले ये आपका छठा ड्रॉप ही क्यों ना हो, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस को नंबर ऑफ ड्रॉप्स के फॉर्म में देखना बंद कर दो। सबसे पहला डाउट ये है कि मेरे तो बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, तो अब मुझे कुछ नया, कुछ स्पेशल चाहिए। उसके फॉर्म में कैलकुलेट होता ही नहीं है, आपकी एबिलिटीज़ के फॉर्म में कैलकुलेट होता है। एबिलिटीज़ हम समझाएंगे 5 मिनट में, ठीक है? डज इट मैटर इफ आई क्लियर इट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स लेटर? क्या 1 साल, 2 साल बाद मैं बनूंगा, 3 साल बाद बनूंगा, तो क्या वो बनने की जो खुशी है, क्या वो डिमिनिश हो जाएगी, क्या वो खत्म हो जाएगी? इसका जवाब आप आज यहाँ से लेके जाओ, और दोबारा ये सवाल अगर आप अपने आप से मत पूछना। अगर आप ड्रॉप के लिए सोच रहे हो, वो खुशी कम नहीं होगी, भले 4 साल बाद भी क्यों ना मिले, वो खुशी आपकी कम नहीं होगी। रीड दिस, हैप्पीनेस विल बी द सेम, क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर दैट विल बी द सेम, यू विल बी, आपको किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर अ डॉक्टर नाउ, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां से एक सेट हो जाएगी। कितने साल इसको अचीव करने में लगे ना, आप उस मोमेंट में उस बात को भूल जाओगे। द जॉय ऑफ अचीविंग योर ड्रीम विल बी देयर विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी, जब आप रात को सोने जाओगे तो आप इस खुशी के साथ जाओगे कि मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा और मैं डॉक्टर बन गया, चाहे मुझे जितने भी साल लग गए। ऐसे इंडिविजुअल से बेहतर हूं जिसने इसको क्विट कर दिया था, चाहे मुझे जितने भी साल लगे, मैं अनसक्सेसफुल तो नहीं हुआ। तो ये बातें, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना लग रहा है, और उस एक्सपीरियंस के बाद इतने टाइम बाद अगर ये चीज़ मिले तो क्या ये मायने भी रखेगी, ये 2 बातें आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये 2 बातें आपको पढ़ने नहीं देती, मैं जानता हूँ। इन 2 बातों को अपने दिमाग से निकालो। क्या मैटर नहीं करता अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ, तो क्या मैटर नहीं करता इफ एनीवन क्लियर्ड इट बिफोर यू? अगर आपके सर्कल में कोई है जिसने आपसे पहले क्लियर कर लिया, इफ एनीवन क्लियर्ड इट विद अ बेटर रैंक, अगर कोई है जिसको एम्स मिल गया और आपको पता है आपकी लिमिट की, मैं एम्स तो कभी नहीं ले पाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेट का कोई खराब सा कॉलेज उठा सकता हूँ गवर्नमेंट, स्टिल if you succeed you will always thank yourself, no matter how many people get ahead of you in the rat race of salary and lifestyle, you will always thank yourself, क्योंकि आप अपनी लाइफ के विनर होगे, आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया होगा। तो ये जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आती है ना, ये तभी तक आती है जब तक आपने उस दहलीज को क्रॉस नहीं करा, आपने क्वालिफाई नहीं किया। ये सारी चीजें ना बकवास है, नॉइज है, ये आपको अफेक्ट नहीं करेंगी द मोमेंट यू क्रॉस दैट साइड। आपको अगर डाउट हो तो आप किसी ऐसे इंसान से पूछ के देखना जिसने चौथे अटेम्प्ट में निकाला, और किसी ऐसे इंसान से पूछ के देखना जिसने इसको क्विट कर दिया मिडवे, और आज आप उन दोनों से पूछ के देखना कि आपको क्या ज्यादा बेहतर लगा था। ठीक है, ऐसे इंसान से पूछ के देखना जिसने सीरियसली प्रिपेयर किया हो, इनिशियल वाले जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उसमें, उनसे नहीं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जो ड्रॉपर्स का सबसे बड़ा डाउट होता है, सीरियस ड्रॉपर्स का सबसे बड़ा डाउट होता है सैचुरेशन। मेरा तो सैचुरेशन आ चुका है। ठीक है, तो मैं वीडियो के 3 मिनट वेस्ट करूंगा अपनी लाइफ की एक स्टोरी आपको सुनाने के लिए, और उसके बाद आप इस सैचुरेशन वर्ड को आप ही डिसाइड करना कि ये होता क्या है। ठीक है, मैंने कोई सर्टेन एग्जाम दिया था जिसका मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, और फिर मैं मेंस एग्जाम लिखने के लिए बैठा था। मेंस एग्जाम के जस्ट पहले न्यूज़ आई कि एग्जाम आधे घंटे डिले हो चुका है किसी रीज़न से। मैं अपने बुक्स, नोट्स सब रख के आ चुका था एग्जाम देने, पर एग्जाम डिले होने के कारण अब मैं दुविधा में पड़ गया कि आधे घंटे में नोट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लूँ क्या। सच पूछो तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। अब मैं नोट्स रिवाइज नहीं कर सकता था, तो मैं चुपचाप बैठा था। ठीक है,
मेरे जस्ट बगल में एक लड़का बैठा था जो अपने नोट्स पलट रहा था, एक एक पॉइंट जो उसने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे वो उन पॉइंट्स को दोबारा देख रहा था। और उसको देख के मैं ये सोच रहा था कि यार ये पक्का फ्रेशर होगा, पक्का इसका पहला अटेम्प्ट होगा, क्योंकि इतना इतना वो तो किसी के पास नहीं होता कि जो आधा घंटा बचा है उसमें भी वो बैठ के रिवाइज कर रहा है। इतना सोच ही रहा था कि उसी ने मुझसे पूछ लिया कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है। मैंने बोला मेरा तो ये पहला अटेम्प्ट है, पहला मेंस लिख रहा हूँ। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस लिखा था, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है? उसने बोला मेरा ये 5वां अटेम्प्ट है। 5वां अटेम्प्ट है और तीसरे अटेम्प्ट में मैंने ये एग्जाम क्लियर कर रखा है। मैं तो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए लास्ट 2 बार से ये एग्जाम दे रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरी रैंक अप टू द मार्क नहीं आई थी, तो मैं फिर से रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहा हूँ। और ऐसा इतना ज़्यादा अचीव करने वाला लड़का मेरे बगल में बैठ के अपने सारे नोट्स बैठ के रिवाइज कर रहा था। मैं सच बताऊँ, मुझे शर्म आ गई कि क्या उसको और मुझे क्या अलग अलग भगवान ने बनाया है, या फिर उसके बॉडी में जो कार्बन है वो क्या कोई और आइसोटोप है कार्बन का। सैचुरेशन क्या होता है? क्या होता है सैचुरेशन? आपके दिमाग का वहम है सैचुरेशन। सैचुरेशन सिर्फ आपके माइंडसेट का होता है, आपके शरीर की क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। मैंने पहले ही बोला था, जो लोग आयुष, बीडीएस और फॉरेन के लिए अपना दिमाग में मेकअप कर चुके हैं वो वीडियो के इस सेगमेंट से दूर रहें, क्योंकि आपका ये सैचुरेशन वाला भ्रम मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप को ये समझाओ, अगर आप ड्रॉप के लिए डिटरमाइंड हो कि मुझे ड्रॉप ही लेना है पर मैं सैचुरेटेड हूँ, तो सबसे पहले अपने आप को ये समझाओ कि तुम्हारा दिमाग तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, मेहनत करने से दूर कर रहा है। कुछ नहीं होता सैचुरेशन। हमारे शरीर की, हमारे दिमाग की क्षमताएं बहुत ही ज़्यादा हैं। सैचुरेशन सिर्फ हमारे माइंड में होता है। हमारा दिमाग कभी नहीं थकता, सिर्फ वो हमको फील कराता है कि हम थके हुए हैं, ताकि हम उसको आराम करने दें, शॉर्ट्स चलाने दें, रील्स देखने दें, वेब सीरीज़ देखने दें, पढ़ाई की तरफ लेके ना जाएं। खास करके वही चीज़ अगर दोबारा दोबारा पढ़नी पड़ रही हो तो। ठीक है, अब हम आते हैं काम की बात पे। जो एबिलिटीज़ डिस्कस करा था वो एबिलिटीज़ हैं क्या? आईआईटी पल्स में इतने सालों में ना हमने हर तरीके के बच्चों को डॉक्टर बनाया है। हमारे पास एक्सीलेंट बच्चे भी आए, अबव एवरेज बच्चे भी आए, बिलो एवरेज बच्चे भी आए, और ऐसे बच्चे भी आए जिनको हम बिलो एवरेज भी नहीं बोल सकते। उनको भी बहुत साल लगे और नो डाउट ये उनकी मेहनत है। पर उनको डॉक्टर बनाने की प्रोसेस में हमने उनसे जो सीखा उनको हम इन एबिलिटीज़ में क्लासीफाई करते हैं। जिन एबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा था, जिनके बेसिस पे आपको अपना एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके डिसीजन लेना है। ठीक है, ये एबिलिटीज़ हैं क्या क्या? नंबर ऑफ ईयर्स नहीं। पहला है कि क्या आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद है? अगर मैं बोलूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के 2 मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस होता है वो कितना होता है, क्या आपको ये याद है? अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइकोप्सिडा में कितने मेंबर्स होते हैं, क्या आपको ये इंस्टेंटली याद है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सी पेन, सी फैन, सी लिली, सी वॉलनट, इन सब का फाइलम अलग अलग जो है वो बताओ, क्या आपको ये इंस्टेंटली याद है? क्या आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद है? दूसरा, क्या आपको नीट और जेई मेंस, स्पेशली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, स्पेशली क्या केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ही आपको काम है, कि आपको एक एक क्वेश्चन याद है कि अगर ये क्वेश्चन आया, दोबारा रिपीट हुआ, तो मैं इसका आंसर बिना देखे लगा सकता हूँ ये इसका आंसर है? क्या आप इस एबिलिटी पे पहुंचे हो? क्या आपने कोई भी एक बुक, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्या आपने कोई भी एक बुक 3 बार लगाई है? मतलब एक बार तो ढंग से लगाई और 2 बार उसको रिवाइज करा है? क्या आपने ऐसा करा है कि वो बुक फट चुकी है, अब उसके हर क्वेश्चन पे पेन का मार्क है, आपने उस बुक को इतने अच्छे से लगाया कि आपको बुक याद हो चुकी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में? या कोई बुक भी हो सकती है, कोई कोचिंग का पैकेज भी हो सकता है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हो। केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी को भी अच्छे से समझा सकते हो, तो आप मानो कि आप एक्सपीरियंस्ड हो। लेकिन सर, मैं तो ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिसने ये फुलफिल नहीं करते पर वो सेलेक्ट हो गए, उनका वो दिन होगा। आप क्यों रिस्क ले रहे हो? अगर आपके मल्टीपल ड्रॉप्स हो चुके हैं तो आप मान के चलो ना कि किस्मत थोड़ी खराब है, तो और एग्जाम का लेवल यहाँ है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे किसी को देख के अपनी मेहनत तो डाउन मत करो कि ठीक है ड्रॉप तो लिया है लेकिन इस बार 80% ही मेहनत करते हैं। 100% दो ना अपना, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करो और उसके बाद बताओ कि आप एक्सपीरियंस हो या नहीं, भले आपका ये छठा ड्रॉप ही क्यों ना हो। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, हैव यू सॉल्व्ड मिनिमम 100 फुल सिलेबस टेस्ट? और ये तो सिर्फ दिखी हुई चीज़ है, इसके बाद जो चीज़ नहीं दिख रही वो ये है कि ये 100 फुल सिलेबस टेस्ट आपने टाइम लिमिट में देने के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज किया, उसका एक चार्ट बनाया और उस चार्ट को सामने रख के अगला मॉक दिया था क्या? या फिर आपने सिर्फ मॉक दिया, सही गलत देखा, अपना मार्क्स कैलकुलेट किया, उस पर खुश या उदास जो भी हुए और अगला मॉक देने बैठ गए? फिर आपने सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा आपने फिर अपनी गलतियों से। और सबसे पहले तो आपने 100 मॉक लगाए थे क्या टाइम लिमिट में, फुल सिलेबस आखिरी के महीनों में? तो ये 4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये पोटेंशियल्स अगर आप फुलफिल नहीं करते, अगर आप अभी भी इन चीज़ों पे खड़े नहीं उतरते और आपको ड्रॉप लेना है तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन 3 चीज़ों का ध्यान में रख के, 3 चीज़ों को ध्यान में रख के, अगर ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं है तो फिर मैं सॉरी के अलावा आपसे कुछ नहीं बोल सकता। पहला, आपका रेडीनेस होना चाहिए। ये रेडीनेस इनिशियल इमोशनल हाई को नहीं बोलते, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस बार तो ऐसी तैयारी करूंगा कि एम्स और जिपमर दोनों ही
कंपटीशन हो जाएगी कि सर हमारे यहाँ से ही करो अब तो MBBS। वो इमोशनल हाई नहीं, इनिशियल इमोशनल हाई कि दोस्तों का मार्क्स देख के जो बुरा लगता है इस बार तो ऐसा पढ़ूंगा नहीं। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर याद करो इस साल के ड्रॉप का, और आप बताओ क्या आप रो रो के मर मर के पढ़ते थे? क्या आप मर मरा के टेस्ट सीरीज देने बैठते थे? घर वाले डांटते थे तब आप पढ़ने बैठते थे, कोचिंग वाले डांटते थे तब आप क्लास आते थे? ऐसे कर रहे हो तो फिर मत करो, क्योंकि क्या गारंटी आप इस साल सीरियस हो जाओगे? अगर आप इस साल सीरियस हो सकते हो, भरोसा दिला सकते हो तभी तो। इमोशनल रेडीनेस नहीं, मेंटल कैलकुलेटिव रेडीनेस होनी चाहिए, ठीक है, अगर ये एरो फिलफिल हो रहा है। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मेंटल सपोर्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मेंटली सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स का मेंटल सपोर्ट से ज्यादा उनका फाइनेंशियल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कड़वा सच है, कोचिंग महंगी है। अगर आप स्मार्टफोन पे क्लास देख रहे हो वो और आप उसको कोचिंग समझ रहे हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो बहुत अच्छे हो जाओगे, पर आप नीट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पर लोग क्लास में बैठ के रट्टा लगाते हैं, लोग टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करते हैं। अगर 180 पे क्वेश्चन का पेपर है तो लोग 200 क्वेश्चन को 3 घंटे में बनाते हैं, वो आपको रौंद के आगे निकल जाएंगे। तो अगर आप जो सोच रहे हो कि ये लेक्चर जो देख रहा हूँ और सर ने ये फॉर्मूला लगाया, यूनिट कन्वर्जन किया, आंसर लाया, और उससे आपको लग रहा है कि मुझे आगे आइए क्वेश्चन, तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। ऐसा नहीं है, आपको खुद बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस खुद से नहीं होती, बैठा के करवाना पड़ता है, आपकी एज बहुत कम है, ठीक है। तो यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड कोचिंग, कि आपके पेरेंट्स इतने एबल हैं कि आपको एक अच्छी कोचिंग में दिलवा सके, अफोर्ड कर सके। तो मेंटल और फाइनेंशियल सपोर्ट में से फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। फाइनेंशियल सपोर्ट में मानता हूँ पेरेंट्स का कुछ टाइम बाद थोड़ा कम होने लगता है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको किसी बात का कोई अवेयरनेस नहीं है, एग्जाम कैसे होता है, तैयारी कैसे होती है, वो तो सिर्फ हमारे रिजल्ट का वेट करते हैं, हुआ नहीं हुआ, और एट द एंड पता चलता है कि नहीं हुआ। अगर इतने ब्लाइंडनेस के साथ उनको ट्रस्ट करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद पेशेंस जवाब देता है। तो अगर आप मल्टीपल ड्रॉपर की साइड में आते हो और आपके पेरेंट्स मेंटल सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं दिखा रहे, तो वो स्ट्रेंथ तो आपको खुद से ही मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेस टू अ गुड मेंटोर, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास अच्छे मेंटोर का एक्सेस है या नहीं। यहाँ पे मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं मेंटोर की बात कर रहा हूँ, जो आपकी कमियां समझने में 5 मिनट लगाए और उसके बाद आपके साथ बैठे, आपके साथ बात करे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है। तो एक्सेस टू अ गुड मेंटोर, फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस, अगर आपका मेंटल रेडीनेस है और ये तीनों यहाँ पे आके कन्वर्ज कर रहे हैं, तो अपने आप से ये 4 सवाल पूछे। इन सवालों का जवाब अगर ना है और आप सैचुरेटेड नहीं हो, या थे पर अब नहीं हो, तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हो। अच्छी कोचिंग ढूंढो, अच्छी कोचिंग ढूंढनी पड़ती है, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। अगर वो चीज़ आप तक खुद पहुंची है, अगर कोई नाम आप तक खुद पहुंचा है, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि वो नाम आपको बेचा जा रहा है। अच्छी चीज़ तो ढूंढनी पड़ती है, ओके। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो रिसर्च करते हैं, कौन सी कोचिंग बेहतर है, कौन सी कोचिंग मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, वो अपनी रिसर्च खुद करते हैं। और इन सभी में आप यस हो, अगर इन सभी में आप यस हो और फिर भी आपका ड्रॉप लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ स्टक कर रहे हो, तो फिर इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ एक बार इस कोचिंग का नाम लूंगा, आप एक बार IIT पल्स को ट्राई कर सकते हो। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि एकदम अनबायस्ड मैं आपको ओपिनियन दूंगा, ये ओपिनियन भी अनबायस्ड ही है, ये ओपिनियन भी अनबायस्ड ही है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इन सबको फुलफिल करते हैं, पर वो पेज कहाँ फंसा है उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आप एक बार IIT पल्स में विजिट कर सकते हो, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, यहाँ के फैकल्टी से बात करके देख सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉप का जो डिस्कशन है वो कोचिंग के डिस्कशन के बिना तो पूरा हो नहीं सकता। एक अच्छी कोचिंग ही ड्रॉप को सक्सेसफुल बनाएगी, ये बात तो हम इस बात पे तो हम क्लियर हैं। तो जैसा वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था कि आपका माइंड में क्लियर करके जाऊंगा, तो अब माइंड क्लियर करने के आखिरी स्टेज पर आते हैं, एक अच्छी कोचिंग को हम कैसे चुने। एक और वादा किया था, अपनी कोचिंग का नाम सिर्फ एक बार लेंगे, और वो एक बार ले चुके हैं। तो अब आप ये मत सोचना मैं कि किसी भी कोचिंग को बुरा बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आप तो सीधा यहीं आ जाओ। मैं बस आपको बता रहा हूँ वो क्राइटेरियाज जो आप चुन सकते हो, आप देख सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि कोचिंग ये सही है कि नहीं है, ठीक है। कोचिंग की क्या डेफिनेशन होती है, सबसे पहले तो आप ये समझो, मुझे पता है आपसे बहुत सारे लोगों का यही पॉइंट वीक है, एक कोचिंग क्या होती है। अगर ये 3 चीज़ें हैं ना, तो वो एक कोचिंग नहीं है। पहला, वो आपको पढ़ा रही है, आपने क्लास में एंटर करा, एक टीचर है जिनका आपने बहुत नाम सुन रखा है, उन्होंने क्लास में आए, यहाँ से यहाँ तक पूरा बोर्ड भरा, आपको क्लास में बहुत मजा आया क्योंकि वो हर दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि मान लो आप डॉक्टर बन गए, मान लो ऐसा वैसा, पूरी फील के साथ आपको बहुत मजा आया। आप घर गए, 10 क्वेश्चन की शीट दी थी, आपने 5 लगाए, 5 आपसे नहीं लगे, आप सो गए। अगले दिन उसमें से 3 लगाया, अगले दिन उसमें से 2 लगाया, अगले दिन आपने शीट लगानी बंद कर दी। अब आपका लूप चल रहा है, आप क्लास लेते हो, घर जाते हो, क्लास लेते हो, घर जाते हो, और आपको कोई भी टोक नहीं रहा। वो एक कोचिंग नहीं है। सिलेक्शन फेलियर डिसाइडेड फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, पहले
हफ्ते में टीचर्स को समझ में आ गया था कि कौन से बच्चे रिजल्ट देंगे, कौन से बच्चे फीस देंगे। दूसरे हफ्ते में आपको भी दिखने लगा कि अच्छा क्लास में 100 लोगों की क्लास है तो ये 3 बच्चे जो है अच्छा करते हैं, वो 3 बच्चे ब्लेस्ड हैं, उनको ना किसी गाइडेंस की जरूरत है, ना किसी चीज की, वो ना उनको डिसिप्लिन समझाने की जरूरत है, वो डिसिप्लिन होते हैं, वो घर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वापस आते हैं, रिजल्ट देते हैं। धीरे धीरे आप क्या देखते हो कि क्लास का पूरा सिस्टम उन 3 बच्चों पर कंसंट्रेट हो गया है। वो 3 बच्चे ही सब कुछ उन 3 बच्चों को ही सब कुछ पढ़ाया जाता है, आपको कभी भी रोका टोका नहीं जाता, आपको किसी चीज के लिए कोई भी बॉदर भी नहीं किया जाता। आप समझ जाना कि वो एक कोचिंग नहीं है। ठीक है। तीसरा, टीचर नहीं पढ़ाते वहां पे पढ़ाते हैं सेलिब्रिटीज। सर मैम क्लास में तो आएंगे पर वो डाउट नहीं बता सकते, डाउट का टाइम नहीं है क्लास में। जो अगर आप हिम्मत कर सकते हो क्लास में तो 200 बच्चों की 100 बच्चों की क्लास में आप उठ के डाउट पूछ लो, वरना वो आपका डाउट क्लियर नहीं करेंगे, वो तो पढ़ा के चले जाएंगे। अगर ये क्राइटेरियाज हैं तो आप समझ जाओ कि वो कोचिंग नहीं है। एक कोचिंग क्या होती है वो समझो। पहला, वो आपको टॉपर के चेहरा दिखा के अट्रैक्ट नहीं करेगी कि हमारे यहाँ से स्टेट टॉपर पढ़ा है या हमारे यहाँ से इंदौर सिटी का टॉपर पढ़ा है, हम हर साल से टॉपर दे रहे हैं। वो आपको टॉपर का चेहरा दिखा के कभी अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि टॉपर ब्लेस्ड बच्चे होते हैं, उनको वो गाइडेंस नहीं चाहिए। वो उस कोचिंग क्या, अगर वो ए कोचिंग है तो वो बी सी डी कोचिंग से भी पढ़े होते हैं, वो टॉपर ही बनते हैं। जस्ट बाय द लक वो उस कोचिंग से पढ़े हैं। ठीक है। तो और टॉपर का दिन होता है, तो अगर आपको टॉपर का चेहरा बेचा जा रहा है तो फिर आप थोड़ा सा अलार्म्ड हो जाओ। उसकी जगह पे आप तो पूछो कि आपके पास अगर 50 बच्चे थे, 100 बच्चे थे, तो उसमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, आपका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है। ऐसी कोचिंग्स को ढूंढो जो अपना सिलेक्शन परसेंटेज एडवर्टाइज करती हैं, और एक बार ये चेक करो कि एडवर्टाइजमेंट जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है। दूसरा, इट डज नॉट लेट यू ब्रीथ। आपको वो कोचिंग सांस नहीं लेने देती। अगर आप एक दिन एब्सेंट होकर देख लो, आपको 4 लोग टोकेंगे कि तुम कहाँ थे। आपको एक अगर पिछले क्लास की चीज याद नहीं है तो टीचर आपसे 10 बार उस चीज को लिखवा लेगा, आपको क्लास के अंदर डांट देगा। वो कोचिंग आपको सांस ही नहीं लेने देगी। जो थोड़ा इनडिसिप्लिन बच्चा होगा वो उस कोचिंग में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या है, जीने नहीं दे रहे। अगर ऐसी जगह पे हो तो समझ जाओ कि वो एक कोचिंग है। तीसरा, वो कोचिंग आपके साथ दौड़ती है, उसके टीचर्स आपके साथ दौड़ते हैं। इसका क्या मतलब है? दिस कोचिंग इंडस्ट्री हैज वेरी लेस कोचेज। इसका मतलब क्या है? कोचिंग इंडस्ट्री, अगर आप गीता भवन पे आओगे, आंखें बंद करोगे, अपना फिंगर पॉइंट करोगे और किसी भी डायरेक्शन में टर्न होगे, जब आप रुकोगे तो आपकी उंगली एक कोचिंग के सामने होगी। यहाँ पे इतने सारे कोचिंग्स हैं। ठीक है। लेकिन इन सभी कोचिंग्स में से कोचेज बहुत कम है। इन कोचिंग इंडस्ट्रीज में कोचेज बहुत कम है। ये कोचिंग इंडस्ट्री एट देयर बेस्ट, इसमें से ज्यादातर एट देयर बेस्ट बेटर स्कूल्स हैं जो आपको पढ़ा के घर भेज देती हैं। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर देंगे, नो डाउट। अगर आप क्लास में ध्यान से सुन रहे हो, घर आके होमवर्क कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। पर दीज आर नॉट कोचेज, दीज आर जस्ट वेरी गुड टीचर्स। एक कोच जो होता है वो जानता है कि ये 3 घंटे का परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट अच्छा होना इनफ नहीं है। अगर आप किसी ऐसी कोचिंग में पढ़ते हो जो आपके साथ दौड़ता है, जहां पे जो टीचर है वो आपके साथ दौड़ता है, वो टीचर नहीं, वो सच में एक कोच है, तो आप समझो कि वो एक कोचिंग है। ओके। थोड़ा सा आई थिंक हमको चीजें क्लियर हुई होंगी। जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो बहुत सारी कोचिंग का नाम आपके दिमाग में आएगा। जैसा मैंने वादा किया था, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा। जब भी आप स्टक होते हो, आपको अपने सामने एक दीवार दिख रही होती है। आपकी इतनी उम्र नहीं है कि आप उस दीवार की लेंथ, ब्रेथ और उसको पार मैं कैसे करूं ये सब आप खुद से डिसाइड कर सको। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, स्पेशली जब आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते हो। इनिशियल फेज तो सबका बहुत आसान होता है, पर जैसे जैसे आप उस 400 मार्क के बैरियर को क्रॉस करते हो, आप 400 से 500 600 नहीं हो रहा। ये जो दीवार है आप समझो कि ये आपका प्रॉब्लम है। और टीचिंग यानी कि आपको सब्जेक्ट को पढ़ा दिया, प्लस सिस्टम, आपको एक ऐसा सिस्टम देना जहां पे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, आपको काम तो करके देना ही पड़ेगा। 1 साल तक पढ़ने का ना सबका मन नहीं होता। जो डिटरमाइंड बच्चे होते हैं उनका भी मन नहीं होता, चाहे वो कितने भी ज्यादा पैशनेट हो। ओके। तो आपसे आपका 100% हर दिन निकलवाना और आपको हर दिन टेस्ट करना, डेली बेसिस पे आपको टेस्ट करना कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। आप खराब तो परफॉर्म नहीं कर रहे, आपने जो सब्जेक्ट सीखा, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे हैं। इन सबको मिला के हम बोलते हैं मेंटोरशिप। सिर्फ पढ़ाना मेंटोरशिप नहीं होती, इन सबको मिला के हम मेंटोरशिप बोलते हैं, और उस इंसान को एक मेंटोर बोलते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हो, एक मेंटोर जो होता है वो जानता है कि ये दीवार आखिर कितनी ऊंची है, और इस दीवार को पार करना है तो क्या क्या यूज करना पड़ेगा जिससे मैं ये दीवार पार करवा दूं। मेंटोर ने मोस्टली उस सिचुएशन को 1000 बार पहले भी देखा होता है, बच्चों के साथ बैठा होता है, बात किया होता है, उसको पता होता है कि मैं क्या करवाऊंगा जिससे इसका ये हर्डल क्रॉस हो जाएगा। आप खुद से जब ये करने जाओगे आपको ये इम्पॉसिबल हर्डल लगेगा, आपका मन करेगा कि यहाँ से गिव अप कर देते हैं। मेंटली गिव अप हम कर भी देते हैं। आप अगर इस सच्चाई से आप छुप नहीं सकते कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं जो कोचिंग आ रहे होते हैं, बाई दिसंबर वो मेंटली गिव अप कर चुके होते हैं। वो हर दिन सिर्फ कोचिंग आके बैठते हैं। अगर आप एक मेंटोर के कांस्टेंट टच में हो तो आप चाहे कितने भी बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आप गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि आप मेंटोर के पास जाओगे, वो आपको सॉल्यूशन बताएगा। आपको सिर्फ ब्लाइंडली उस पर वर्क करना है, आपको सिर्फ अपने हार्ड वर्क देनी है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं इस हर्डल को पार कैसे करूं। ये होती है मेंटोरशिप, ये होती है कोचिंग। ये क्राइटेरियाज होते हैं जिससे आप एक कोचिंग को चुन सकते हो।
ध्यान से देखो जरा इस इमेज को, सॉल्ट एंड शुगर, स्पेशली पाउडर्ड शुगर, बहुत सिमिलर दिखते हैं, है ना, पर आपकी उम्र ऐसी है, आपकी एज ऐसी है कि आप तो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसमें। यहाँ पे सॉल्ट एंड शुगर से मेरा मतलब है कि एक अच्छी कोचिंग और एक खराब कोचिंग। लेकिन अगर ये सारे क्राइटेरियाज, ये सारे टेस्टिंग क्राइटेरियाज जो मैंने अभी अभी आपको बताए, ये सारे आप लगाओ जिस भी कोचिंग में आप रिसर्च करना चाहते हो, भले आपकी रिसर्च एक दिन ना 10 दिन हो जाए, भले आप 10 दिन लेट से एडमिशन लो कोचिंग में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का जो 1 साल है वो आपका डिसीजन उस 1 साल को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉल्ट एंड द शुगर, ओके। ये सारे क्राइटेरियाज लगा के एक अच्छी कोचिंग चुनो और एक अच्छी कोचिंग से आप ड्रॉप लो। या अगर आप इन सब में से कुछ लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो का तो बहुत पहले ही छोड़ दिया होगा, बट इन सब में से अभी अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आपके जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंस्टेंटली, आपने देखा होगा मेरे डाउट्स का जवाब यहाँ पे हम इंस्टेंटली देते हैं, तो जो भी आपका डाउट हो हमारी टीम उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और इस चीज़ से लेके आप परेशान मत हो ना, इस चीज़ से आप एक डिसीजन पे पहुंचो, क्योंकि एकेडमिक ईयर जो है वो पास होता जा रहा है, ओके। जो भी आपको करना है आप एक डिसीजन पे पहुंचो, ठीक है। जहाँ तक बात है हमारी सीरीज़ की, तो अब अगली वीडियो तब आएगी जब काउंसलिंग की प्रोसेस हम चालू करेंगे। थैंक यू बच्चों।